तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन अपनी एफएम खान की सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और आज अपना नया चैप्टर की अपन स्टडी करेंगे जिसका नाम है प्रोडक्शंस ऑफ एक्स रेस। ठीक है, अगर आप बीआरटी के स्टूडेंट्स हैं या आप ऐसे कोर्स कर रहे हैं जो कि एक्स रे से रिलेटेड है, तो ये आपने बचपन में भी या फर्स्ट ईयर के अंदर भी आपने पढ़ रखा होगा। ये इसी में अपने एक्सरे ट्यूब वगैरह का इसमें ओवरव्यू दे रखा है कैसे एक्सरे प्रोडक्शन होती है। तो ये आपके बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर अपन इसको कंटिन्यू रखेंगे, सबसे पहले इसमें बता रखा है कि एक्सरेज को डिस्कवर करा था अपने रॉन्जन भाई साहब ने इन द ईयर 1895। इनका नाम था WC रॉन्जन, है ना, विलियम कॉरेंस रॉन्जन इन 1895 में 8 नवंबर 1895 में। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, इन एक्सरेज का डिस्कवरी करी थी। वाइल स्टडिंग द कैथोड रेस, इन्होंने क्या देखा था, कैथोड रेस इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, जब अपन कैथोड रेस की वो स्टडी कर रहे थे, एक वैक्यूम बना रखा था जिसके अंदर वो कैथोड रेस की स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि ना एक अलग टाइप की रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, ये क्यों हो रही थी, क्योंकि मान लो एक कैथोड रेस है, सॉरी ये अपनी कैथोड रेस है, तो अपन को क्या दिखा कि भाई ये जो है ना कैथोड रेस, मान लो कैथोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे थे और यहाँ पर ये कोई मेटल एनोड था जहाँ से स्ट्राइक कर रहे थे, यहाँ से स्ट्राइक कर रहे, तो यहाँ से कुछ इसको रेज आती हुई देखिए। तो इनको ये पता नहीं था कि ये कौन सी चीज़ है। यहाँ पर उन्होंने मान लो फ्लोरोस्केन मटेरियल लगा दिया, तो इनको इस पे टकराई और क्या प्रोड्यूस करा, फ्लोरोस्केन मटेरियल करा। तो इसके लिए इनको पता नहीं था कौन सी रेज है, तो इन्होंने क्या नाम रख दिया, इट इज़ कॉल्ड एक्स रेस। ठीक है, तो उन्होंने इसी चीज़ को क्या नाम रख दिया, एक्स रेस। ठीक है, ये एक्स रेस क्या कर सकती थी, ओपेक ऑब्जेक्ट्स को पेनिट्रेट कर सकती थी और गैसेस के मॉलिक्यूल्स को आयनाइज कर सकती थी, और इसने न्यू रेडिएशन क्या नाम रखा, एक्स रेस। ठीक है, और इन्होंने क्या करा, जो अपनी वाइफ है उनका हैंड का एक्सरे निकाला। ठीक है, और इनकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला और आज के समय में धीरे धीरे एक्सरेज डेवलप हुई और न्यू टेक्निक की वजह से अपन इन एक्सरेज का बहुत ज़्यादा डायग्नोस्टिक सेंटर में इस्तेमाल करते हैं। द नेचर ऑफ एक्सरे वॉज एक्सटेंसिवली स्टडीज एंड मैनी अदर प्रॉपर्टीज वर अनरिवील्ड सिंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ग्रेटली एनहांस व्हेन दे क्लासिफाई वन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। द एक्सरे ट्यूब के अंदर बताएं तो फिगर 3.1, देखो ये वाला फिगर अपने क्या दिखा रहा है, एक परफेक्ट एक्सरे ट्यूब का एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रखा है। इसके अंदर क्या बता रहा है कि द ट्यूब कंसिस्ट, इसके अंदर क्या होता है, ग्लास एनवेलप होता है। ठीक है, ये अपना ग्लास एनवेलप है जिसके अंदर क्या है, अपने अंदर वैक्यूम भर रखा है। ठीक है, ये अपना ग्लास एनवेलप है और उसके अंदर क्या है, वैक्यूमाइजेशन कर रखा है, मतलब ये अंदर गैसेस नहीं रख रखी। ठीक है, और the tube at the end there is a cathode negative electrode and there is a anode positive electrodes, both hermetically sealed in the tube। ठीक है, इसके अंदर आपको ये तो कैथोड है और ये अपना एनोड है। ठीक है, सॉरी ये अपना कैथोड है और ये अपना एनोड है। ठीक है, ये अपन को मतलब ट्यूब के अंदर दिखती है। तो कैथोड क्या है, इसके अंदर टंगस्टन का फिलामेंट है जिसके अंदर हीट करने पे वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है। इस फिनोमिना को अपन कहते हैं थर्म आयोनिक एमिशन। ठीक है, इस फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं, थर्म आयोनिक एमिशन। जब अपन किसी भी मटेरियल्स को हीट करते हैं तो जो हीट करने से जो वो निकलती है क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो इस चीज़ को बोलते हैं थर्म आयोनिक एमिशन। ठीक है, एनोड के अंदर क्या होती है, थिक कॉपर रॉड होती है जिसके एंड में क्या होता है, स्मॉल पीस ऑफ टंगस्टन टारगेट होता है। ठीक है, टंगस्टन टारगेट क्यों होता है, क्योंकि टंगस्टन टारगेट का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है जिसकी वजह से अगर इलेक्ट्रॉन्स इन पे हिट करते हैं तो एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। और कॉपर रॉड क्यों होती है, क्योंकि उसकी हीट कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो वो क्या होता है, जो भी हीट प्रोड्यूस होती है तो उसको ट्रांसफ़र करने के काम में आती है। नहीं तो एनोड क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन एनोड एंड कैथोड, अगर वो वोल्टेज अप्लाइड होता है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फिलामेंट में से निकलते हैं और एनोड की तरफ एस्केलेट होते हैं। तो एस्केलेट तक पहुँचते पहुँचते उनके अंदर हाई वेलोसिटी हो जाती है और वो टारगेट को स्ट्राइक कर देते हैं। ठीक है, तो जो एक्सरेज प्रोड्यूस होती है बाय द सडन डिफ्लेक्शन और एस्केलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉज्ड बाय द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ टंगस्टन न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं द फिज़िक्स, अपन इसके अंदर बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी अब ये बेसिकली ओवरव्यूज़ था। नेक्स्ट, अच्छा कई बार क्या होता है इसमें फिल्ट्रेशन, मतलब लो डोज वाली एक्सरेज को कम करने के लिए
अपन क्या करते हैं, बेरिलियम विंडोज़ का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अपन एक ही टॉपिक पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला आता है अपना एनोड, ठीक है। द चॉइस ऑफ टंगस्टन एज अ टारगेट मटेरियल कन्वेंशनल एक्स-रे ट्यूब बेस्ड ऑन अ क्राइटेरिया, ठीक है। तो एक आइडियल टारगेट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक तो उसका एटॉमिक नंबर हाई होना चाहिए। तो टंगस्टन का एटॉमिक नंबर 74 है, तो इसका एटॉमिक नंबर हाई है। दूसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट अच्छा होना चाहिए। तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3370 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये इसको एक बेटर आइडियल मटेरियल बनाता है ना, एज अ टारगेट मटेरियल अपन एनोड के तौर पे इसको काम में ले सकते हैं। एडिशनल टंगस्टन के पास मेल्टिंग पॉइंट ठीक है, इसकी वजह से वो हाई हीट बनती है, क्योंकि अब मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आके टकराता अगर मान लो और कोई मटेरियल हो, तो वो तो हीट हो जाए, हीट होते वो मेल्ट हो जाए और पूरी ट्यूब खराब हो जाए। तो इसकी वजह से इसका हाई टेम्परेचर पे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अपन को टंगस्टन की क्या होती है, हीट कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, ठीक है। तो टंगस्टन की अगर हीट अपन को निकालना, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट। तो इसकी वजह से क्या होता है, अपन इसके अंदर थिक कॉपर यूज़ करते हैं। अपन एक मोटा थिक ब्लॉक कॉपर का ब्लॉक यूज़ करते हैं, जिसके सेंटर के अंदर अपना टंगस्टन होता है। मान लो ये अपना सेंटर के अंदर, यहाँ पे अपना टंगस्टन टारगेट होता है, ठीक है, और यहाँ पर अपना कॉपर ब्लॉक होता है। तो ऐसे करके अपन इसके अंदर इसका इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। और कुछ इसके अंदर क्या होता है ज़्यादा, हाँ ये तो अपन पहुँच गए थे। फिर अपन क्या होता है इसके अंदर, हाँ इसके अंदर क्या होता है, अब जो हीट है उसको कूल्ड अप करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से मान लो जैसे अपनी एनोड की ट्यूब है, ठीक है, अगर ये मान लो एनोड की ऐसी ट्यूब है, तो एनोड की ट्यूब के अपन ने चारों तरफ क्या ले लेते हैं, जैसे मान लो ये हीट है, तो ये क्या करेगा, हीट को बाहर ले जाएगा। और बाहर बाहर क्या होगा, अपने इसके अंदर ऑयल फ्लो हो रहा होगा, ऐसा ऑयल फ्लो इसके अंदर हो रहा होगा। और ये ऑयल क्या करेगा, इस हीट को लेगा और क्या कर लेगा, बाहर की तरफ कंडक्ट कर लेगा, ठीक है। ये चीज़ इसके अंदर बता रखी है। तो इसमें अपन क्या क्या ले सकते हैं, ऑयल, वाटर और एयर भी ले सकते हैं। तो रोटेटिंग एनोड हैन बी यूज इन डायग्नोस्टिक एक्सरे। अगर मान लो एक एक टारगेट के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन्स हिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो धीरे 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 क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसकी वजह से अपन क्या लेते हैं, रोटेटिंग एनोड लेते हैं। रोटेटिंग एनोड की वजह से क्या होता है, इसमें मल्टीपल फोकस पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो बहुत सारे मल्टीपल फोकस पॉइंट हो जाते हैं, तो इसकी वजह से जो एक्सरे ट्यूब है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। The heat generated in a rotating anode tube is related to the oil reservoir surrounding the tube, ठीक है। इसके ऊपर जो ऑयल का रिजर्वायर है जो इसको सराउंड करके रखता है, वहाँ पर उसकी हीट चली जाती है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ ऑयल बार सराउंडिंग द एक्सरे ट्यूब इज टू बी इंसुलेट द ट्यूब हाउसिंग फ्रॉम हाई वोल्टेज अप्लाई टू द ट्यूब। अच्छा, जो ऑयल वगैरह होता है, दूसरा एक तो ये क्या करता है, हाई वोल्टेज से बचाता है, ठीक है। अब मान लो हाई वोल्टेज हो गया तो इसकी वजह से क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और पूरी एक्सरे ट्यूब खराब हो जाएगी। तो एक तो उससे बचाता है, ठीक है। तो इट एक्ट एज ए इंसुलेटर, ठीक है। ये ऐसा ऊपर प्रेजेंट होता है और नीचे प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, उसको इंसुलेटेड की तरह बिहेव करता है। कुछ स्टेशनरी एनोड्स को क्या होता है, हुडेड होता है बाय द कॉपर एंड टंगस्टन शीट टू प्रिवेंट स्ट्रे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्ट्राइकिंग द वॉल और अदर नॉन टारगेट कंपोनेंट्स ऑफ द ट्यूब, ठीक है। इसमें क्या होता है, बस एक कॉपर और टंगस्टन शील्ड ही होती है, ताकि नॉन टारगेट कंपोनेंट से टकराने के लिए रोका जा सके, ठीक है। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस व्हेन द टारगेट, ठीक है। जब मान लो जैसे इलेक्ट्रॉन है, अब ये इसके ऐसे टकराया तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। इसकी वजह से एडिशनल एक कॉपर और टंगस्टन शील्ड भी बनाई जाती है, ठीक है। इस जो इलेक्ट्रॉन्स निकलता है टकराने के बाद, उसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, तो इससे बचाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, द इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर एनोड डिजाइन इज द ऑप्टिमम साइज ऑफ द टारगेट एरिया फ्रॉम विच एक्सरे इज एमिटेड, ठीक है। टारगेट एरिया का ऑप्टिमम साइज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं फोकल स्पॉट, ठीक है। जैसे मान लो ये अपना टारगेट है, तो इसमें क्या होता है, अपना एक ऑप्टिमम फोकल साइज एरिया इंपॉर्टेंट। मान लो इस इतने डायरेक्शन में अपने क्या गई, एक्सरेज गई, तो और फिर इसके बाद में क्या करती है, नीचे जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है। तो इसमें जो फोकल एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। ये देखिए, जैसे मान लो मैंने टंगस्टन का टारगेट बनाया, ठीक है।
ठीक है। अब मान लो इसके अंदर मैंने टंगस्टन का टारगेट बनाया, तो अब इसके अंदर मान लो इसके अंदर जो फोकल एरिया निकलेगा वो छोटा निकलेगा, मैं मान लो ऐसे निकलेगा, ठीक है, इससे टकराने के बाद। ठीक है, अब अपन इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसमें फोकल स्पॉट क्या होता है कि जिस एरिया में ये चीज़ टकरा रही है, ठीक है, इसको कहते हैं फोकल स्पॉट कहलाता है। तो ये क्या होता है, बहुत छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू लाइन। ठीक है, इसमें क्या होता है, छोटे फोकल स्पॉट में क्या होता है, ज़्यादा हीट होती है पर यूनिट एरिया ऑफ द टारगेट, और लिमिटेड करंट होता है एक्सपोजर में, है ना। तो अपन क्या लेते हैं, रिलेटिवली लार्ज फोकल स्पॉट लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये लार्ज फोकल है, अब इसके अंदर जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, बहुत छोटी निकलेगी। ठीक है, इसकी वजह से अपन इसके अंदर ट्यूब के अंदर क्या लेते हैं, एंगल लेते हैं। ठीक है, ताकि ये होता है अपना एक्चुअल फोकल स्पॉट, और ये वाली चीज़ होती है अपनी इफेक्टिव फोकल स्पॉट। ठीक है, the apparent size of focal spot is reduced by the line focus principle in your the target is mounted specifically inclined। मैंने आपको बताया था कि अपन क्या है, ये जो टारगेट फोकल स्पॉट का जो साइज़ है वो अपन कम कर सकते हैं बाय यूजिंग लाइन फोकस प्रिंसिपल। इसमें अपन क्या कहते हैं, एनोड को टारगेट लेते हैं यूजिंग 25 से 30 डिग्री तक अपन एनोड का एंगल बना लेते हैं। इसमें फॉर्मूला अपन क्या यूज़ करते हैं, साइन थीटा। ठीक है, तो इसमें थीटा पे डिपेंड करता है। तो इसमें क्या होता है, इफेक्टिव फोकल स्पॉट इज इक्वल टू एक्चुअल फोकल स्पॉट मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, वेयर इज इक्वल टू द ए साइन थीटा, वेयर ए इज द एक्चुअल फोकल स्पॉट ऑन द एंगल थीटा। ठीक है, तो इफेक्टिव फोकल स्पॉट इज इक्वल्स टू क्या होता है, अपना एक्चुअल फोकल स्पॉट मल्टीप्लाई बाय हो जाता है अपना साइन थीटा से। ठीक है, ये अपन इसमें बात कर ली। ठीक है, तो इसके बारे में अपन फिर इसमें आगे देखते हैं। तो इसमें क्या बोलता है कि एक्चुअल फोकल स्पॉट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रॉन, द एपरेंट लाइन रिमेन सेम एज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्चुअल फोकल स्पॉट में जो परपेंडिकुलर क्या होता है वो परपेंडिकुलर होता है। इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी द टारगेट एंगल्स आर क्वाइट स्मॉल, लगभग 6 से 17 डिग्री तक अपन ले लेते हैं। ठीक है, और उसमें फोकल स्पॉट रेंज करते हैं 0.01 मल्टीप्लाई 0.12 और 2 mm स्क्वायर भी लेते हैं। और मेस थेरेपी ट्यूब में अपन 30 डिग्री तक भी अपन फोकल स्पॉट ले लेते हैं। उसमें एपरेंट फोकल स्पॉट होता है 5x5 × 7x7 मीटर स्क्वायर। सिंस एक्सरेज आर प्रोड्यूस वेरियस डेप्थ इन अ टारगेट, दे सफर वेरियस अमाउंट ऑफ एचुनेशन इन द टारगेट। ठीक है, अगर वो देखो अलग अलग डेप्थ पे आ रही है टारगेट में, तो उसमें क्या होगा, एचुनेशन अलग अलग हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा एचुनेशन कब होगा, जब वो ज़्यादा डेप्थ में जा रही है, और जो नियर द सरफेस होगी उसमें कम एचुनेशन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक्स रे बीम डिक्रीज हो जाएगी कैथोड टू एनोड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ बीम, द वेरिएशन इज कॉल्ड हील इफेक्ट। देखो मान लो ये अपना एनोड टारगेट है। ठीक है, तो अब एनोड टारगेट में जैसे मान लो ये एक्स रे हिट करी, ठीक है, तो अब मान लो ये फोकल स्पॉट ऐसे निकलेगा। अब फोकल स्पॉट की वजह से क्या होगा, अब जो मान लो ये वाली क्या हो गई, ज़्यादा डीप में चली गई, तो अब यहाँ पर क्या होगी, इसकी इंटेंसिटी यहाँ से क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ये मान लो यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा थी और यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको इस चीज़ को बोलते हैं हील इफेक्ट। तो मान लो जितना ज़्यादा अपन कैथोड की तरफ चलेंगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा अपन एनोड की तरफ बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा अपनी इंटेंसिटी कम होगी। इसी चीज़ को बोलते हैं हील इफेक्ट। तो अपन को क्या रखता है, जैसे मान लो जो मोटे टिश्यूज़ है उनको अपन को कैथोड की तरफ रखना चाहिए, और जो अपने स्मॉलर टिश्यूज़ है उनको अपन को एनोड की तरफ रखनी चाहिए, ताकि अपनी चीज़ बराबर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैथोड की। तो कैथोड इज द मॉडर्न असेंबली इन एक्सरे ट्यूब, कूलिश ट्यूब। इसके अंदर क्या होता है, एक वायर फिलामेंट होता है। ठीक है, ये ऐसे फिलामेंट होता है। ठीक है, कॉइल्ड होता है, 0.1 mm का होता है, और वैसे इसकी लेंथ 5 mm तक की होती है। द फंक्शन ऑफ कैथोड क्या होता है, इसके अंदर डायरेक्ट द इलेक्ट्रिक, इसके मान लो ये चारों तरफ कैथोड का कप होता है, इसके अंदर रिवर्स बायस वाला करंट होता है। तो मान लो अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये क्या करता है, रिवर्स करंट देगा, मैं इसको नेगेटिव करंट देगा, क्या करता है, रिपल्स करता है। तो रिपल्स करने से क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, फोकल स्पॉट डिपेंड करता है अपना फिलामेंट के साइज़ पर। डायग्नोस्टिक ट्यूब में बेसिकली 2 सेपरेट फिलामेंट होता है जो कि डुअल फोकस देता है। ठीक है, एक स्मॉल के लिए और एक लार्ज के लिए। देखो इसके अंदर एक तो ये होता है और एक छोटे के लिए होता है। ठीक है, इसमें छोटा वाला क्या करता है,
देखो ये आपको बताया ना, ये इफेक्टिव फोकल स्पॉट, ये एक्चुअल, हाँ ये इफेक्टिव वाला, ये एक्चुअल वाला मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, तो ए इजिकल्स टू ए साइन थीटा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेसिक एक्सरे सर्किट्स की। तो बेसिक एक्सरे सर्किट्स के अंदर क्या होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अंदर बेसिकली अपन कुछ ही बेसिक एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सेल्फ रेक्टिफाइड थेरेपी यूनिट अपन को दे रखी है 3, अच्छा ये रही, ये क्या रेक्टिफिकेशन प्रोसेस है। रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के अंदर अपन क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। हाउएवर वी विल कंसीडर अ बेसिक एस्पेक्ट ऑफ एक्सरे सर्किट। The circuit are divided into two parts: high voltage circuit for providing escalating potential to the electrons and low voltage circuit to supply heat current to the filament। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक तो हाई वोल्टेज वाला होता है, एक लो वोल्टेज वाला होता है। तो हाई वोल्टेज किससे कनेक्टेड होता है, ठीक है, ये तो क्या करता है एस्केलेटिंग पोटेंशियल, ये अपने फोकसिंग कप से अटैच होता है, तो ये क्या करता है एक्सकेलेटिंग पोटेंशियल लेता है। और दूसरा अपने एनोड से अटैच होता है, ठीक है, जो हाई वोल्टेज वाला। और लो वोल्टेज वाला अपने फिलामेंट से कनेक्ट होता है, जो कि अपने इलेक्ट्रॉन के एमिशन में काम करता है। द वोल्टेज सप्लाइड बिटवीन कैथोड एंड एनोड इज वेरी हाई इनफ टू एस्केलेट ऑल द इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द टारगेट। ठीक है, तो इनके बीच में क्या करते हैं अपन, करंट डाल देता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, अपना जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अंदर उनको एस्केलेशन करने में काम में आ जाता है। ठीक है, तो फिलामेंट्स का टेम्परेचर और फिलामेंट का करंट, ये क्या करता है, ये एक्सरे करंट, ट्यूब के करंट को कंट्रोल करके रखता है। और उसकी वजह से ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हेंस एक्सरे इंटेंसिटी। द फिलामेंट सप्लाई फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है, फिलामेंट की सप्लाई इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए यूजली काम करती है 10 वोल्ट और 6 एम्पियर के हिसाब से। ठीक है, एज शोन इन अ फिगर इट इज अकम्प्लिश बाय यूजिंग द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, जो फिलामेंट सप्लाई होती है अपन को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेना होगा। स्टेप डाउन का मतलब इसमें अंदर प्राइमरी वाला सर्किट तो क्या होता है, ज़्यादा कॉइल्ड होता है, और सेकेंडरी वाला जो होता है वो कम कॉइल्ड होता है। तो ये अपना सेकेंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाता है। इसके अंदर अगर मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू इसके अंदर क्या होता है, जो करंट होता है वो अपना कम हो जाता है। ठीक है, और वोल्टेज बढ़ जाता है। तो अपन को क्या रखना है, अच्छा इसके अंदर अपन वोल्टेज को वेरी कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस इवन स्मॉल चेंज इन वोल्टेज प्रोड्यूसर लार्ज चेंज इन इलेक्ट्रॉन। अगर अपन थोड़ा सा भी इसमें वोल्टेज में चेंज करते हैं तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाता है। ठीक है, हाई वोल्टेज ट्यूब, इस हाई वोल्टेज जो एक्सरे ट्यूब में होता है ये कहाँ सप्लाई होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। ये इसके अंदर अपने, ये तो हो गया अपना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अपने कैथोड से अटैच है, और ये क्या कर रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एमिशन कर रहा है। और दूसरा वाला ये जो अपना है ये तो ऑटो रेक्टिफायर है। ठीक है, एक ये, हाँ ये अपना स्टेप हाई वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये क्या कर रहा है, इसके अंदर जो वोल्टेज है उसके अंदर देखो ये वाला सेकेंडरी वाला ज़्यादा है ना, तो ये क्या कर रहा है, इसके अंदर ट्यूब में दे रहा है, इसकी वजह से जो ट्यूब का करंट है वो इंक्रीज हो रहा है। द प्राइमरी ऑफ द कनेक्टेड टू द ऑटो ट्रांसफार्मर और अ रियोस्टेट। ये क्या होता है, अपन ऑटो ट्रांसफार्मर में अपन सेटिंग से इसको स्टेप अप भी कर सकते हैं, स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टेप वाइज अरेंजमेंट होता है वोल्टेज का। द डिवाइस कंसिस्ट ऑफ द कॉइल ऑफ अ वायर राउंड ऑन आयरन कोर। ठीक है, इसके अंदर देखो ये मान लो ये अपना आयरन कोर होता है, और इसके अंदर अपनी कॉइल होती है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर। और ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। जब इसके अंदर करंट बहता है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और और इसकी वजह से क्या होता है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वापस एक करंट इंड्यूस होता है। इसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। वेल द अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाइड ऑन द कॉइल, द पोटेंशियल डिवाइड बिटवीन द टर्न्स ऑफ द कॉइल। जब भी इसके अंदर एसी, मान लो इसके अंदर एसी वोल्टेज से सप्लाई कर देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर करंट घूमेगा, करंट घूमने की वजह से क्या होगा, सिलेक्टर स्विच से अपन कोई से भी नंबर ऑफ टर्न्स यूज़ कर सकते। देखो मान लो ये ऑटो ट्रांसफर में, ऑटो ट्रांसफर्स में क्या होता है, जैसे मान लो इसके अंदर ऊपर हाई कॉइल्ड होता है और नीचे लो कॉइल्ड होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, सिलेक्टर स्विच होता है, जिसके अंदर अपन क्या होता है, अलग अलग स्विच के हिसाब से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन वेरिंग आउटपुट, इसलिए देखो ये रहा कलेक्टर स्विच, इसमें अपन क्या होता है, वेरिंग आउटपुट होता है, जिसमें अपन इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखो वोल्टेज सिलेक्टर स्विच, ये पूरा वोल्टेज सिलेक्टर स्विच है, इसके अंदर अपन चेंज कर सकते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर को। ये रहा अपना ऑटो ट्रांसफार्मर, इसके अंदर आपको देखो नंबर ऑफ टर्न्स एक ही के अंदर दिख रहा है ना, ये चीज़ अपने बता रहे हैं।
द रियोस्टेट इज़ अ वेरिएबल रजिस्टर। रियोस्टेट का काम क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस देना। अपन उसमें आराम से अपना रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइटली क्वांटिटी टू इंड्यूस मच ऑफ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट डिजायर एज वेल वोल्टेज इन अ कंटिन्यूस मैनर। इट मे बी मेंशन वेयर इज देयर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पावर लॉस हो जाता है रियोस्टेट में, क्योंकि अपन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं ना, तो इस वजह से इसमें पावर थोड़ा सा लॉस ज़्यादा हो जाता है। तो वोल्टेज इनपुट इन अ हाई टेंशन ट्रांसफार्मर और द एक्सेल ट्रांसफार्मर कैन बी रीड ऑन अ वोल्ट मीटर। अपन ने कितना वोल्टेज बढ़ाया ये अपन किस में रीड कर सकते हैं? वोल्ट मीटर में, जो कि प्राइमरी में कनेक्टेड होता है। ये रहा अपना वोल्ट मीटर, ठीक है। इसमें अपन पता कर लेते हैं कि अपन ने कितना वोल्टेज चेंज हुआ। ट्यूब वोल्टेज कैन बी मेजर बाय द स्पेयर गैप मेथड वे, ठीक है। इसमें अपन कुछ खास नहीं है इसमें। तो द ट्यूब करंट कैन बी, अच्छा जो ट्यूब करंट होता है इसके ऊपर मिली एम मीटर में होता है, ठीक है। ये क्या होता है? हाई वोल्टेज पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये अपना शायद ये अपना मिली एम मीटर, ये क्या होता है अपना हाई, ये अपना करंट मेजर करता है, ठीक है। ये अपने मिड पॉइंट में रखते हैं सेकेंडरी कॉइल के, ठीक है, जो ग्राउंडेड होता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज अपन एक्सरे ट्यूब के अंदर पीक वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बात करते हैं। जब तक अपन 220 वोल्टेज 60 साइकिल पर सेकेंड की बीच से बात करते हैं, तो अपना पीक वोल्टेज लगभग इतना आ जाता है, ठीक है। और फिर अगर मान लो नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो 500/1 है, तो ये कितना हो जाएगा? इंटू 5000 भी करेंगे तो 155.6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। Since the electron is positive with respect to anode through the half of the voltage cycle, the current flows through the half of the cycle during the next half cycle. अच्छा, इसमें क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट होता है, तो इसकी वजह से अपन को क्या चाहिए कि भाई इसके अंदर पूरा पूरा है, तो इसकी वजह से क्या होता है? एक्सरे इंटेंसिटी अपॉन ट्यूब करंट, ठीक है। तो अपन इसके अंदर क्या कोशिश करते हैं कि ये दोनों साइकिल्स काम में आए, ठीक है। इसकी वजह से जब अपन बायसिंग भी करते हैं इसके अंदर, इसके बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, इसको बोलते हैं सेल्फ रेक्टिफाइड यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वोल्टेज रेक्टिफिकेशन का। वोल्टेज रेक्टिफिकेशन क्या बोलता है? सेल्फ रेक्टिफाइड सर्किट की वजह से नो एक्सरे जनरेटेड ड्यूरिंग इन्वर्स वोल्टेज साइकिल। अगर अपन रेक्टिफिकेशन नहीं करते तो मान लो नेक्स्ट अपना क्या आएगा? यही आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो अपनी एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि मान लो अपना कैथोड है, ये मान लो ये अपने एनोड से कनेक्टेड है ना सब। तो अब मान लो पहले में तो मान लो करंट ऐसे आ रहा है और दूसरे में लेकिन ऐसे नहीं आ सकता, ठीक है। मान लो कैथोड से तो इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, लेकिन क्या एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं? नहीं। इसकी वजह से क्या होगा? पूरी ट्यूब खराब हो जाएगी। तो अपन को क्या करना है? एक ही इसमें क्या होगा? एक ही डायरेक्शन में आएगा ऐसे। तो अपन को क्या चाहिए? अपन को ऐसे डबल डबल चाहिए, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। The target get hot and emit electron by the process of thermionic emission. By the increased voltage cycle, these electron flow from anode to cathode and bombard the cathode filament. ये क्या करेंगे? इन्वर्स वोल्टेज के टाइम पे कैथोड से वो एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कैथोड पे स्ट्राइक करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? पूरा फिलामेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करते हैं वोल्टेज रेक्टिफिकेशन से। रेक्टिफायर्स को अपन सीरीज में रखते हैं ड्यूरिंग द हाई वोल्टेज पार्ट ऑफ द सर्किट, ठीक है। सीरीज में रखने से क्या होगा? ट्यूब का जो इन्वर्स वोल्टेज वाला साइकिल वो चीज़ खत्म हो जाएगा। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन आपको इलिस्ट्रेट कर रखा है, ये फिगर 4 देखो। ये अपन ने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कर दिया, इसकी वजह से जो अपना ट्यूब का वोल्टेज है वो इस टाइप से आ गया, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, अच्छा ये है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। इसमें ये ज़्यादातर अपने मेमोग्राफी में काम में ज़्यादा आता है। द हाई वोल्टेज रेक्टिफायर्स और आइडा वेल्व और सॉलिड स्टेट टाइप, ठीक है। ये हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर कैसे होता है? वेल्व भी होता है और सॉलिड स्टेट टाइप भी होता है। द वेल्व रेक्टिफायर is similar in principle to the X-ray tube. The cathode is a tungsten filament in which anode is a metallic plate, और फिर another filament the environment. मैं खाना खा लूं, तू कर रहा है? ओके, सो अपन कहाँ थे? अपन थे वोल्टेज रेक्टिफिकेशन के ऊपर। अब नेक्स्ट आता है कि अपना जो वेल्व रेक्टिफायर होता है, ये इसको अपन क्या लिख सकते हैं? सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर से भी अपन रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये रेक्टिफायर के अंदर कंडक्टर्स होते हैं जो कि कोटेड होते हैं सेमी कंडक्टिंग एलिमेंट्स की जगह, जिनके अंदर आते हैं अपना सिलेनियम, सिलिकॉन और अपने आते हैं जर्मेनियम, ठीक है। इसके अंदर से जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल डायरेक्शन में, और ये क्या करते हैं? रिवर्स वोल्टेज पे भी विथस्टैंड कर सकते हैं अप टू अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, 1000 ऑफ दिस रेक्टिफायर कैन बी स्टैक इन सीरीज इन ऑर्डर टू विथस्टैंड द इन्वर्स वोल्टेज। तो ये क्या कर सकते हैं? अपन को 1000 ऑफ सीरीज में भी अपन, अच्छा इसको अपन सीरीज में भी लगा सकते हैं, तो कि ये क्या कर सकते हैं? इन्वर्स वोल्टेज को भी
रख सकते हैं। रेक्टिफायर कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रोड्यूस द फुल वेव रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफायर्स को अपन फुल वेव का रेक्टिफिकेशन का मतलब अपन उसके अंदर जो साइकिल है वो कंप्लीटली अपन इसके अंदर बना दे। ठीक है, ये मान लो एक कंप्लीट साइकिल आ रही है ना हर बार, तो इसमें यही चीज़ है, एक्सरे इंटेंसिटी अपन ट्यूब करंट को अपन क्या कर रहे हैं, फुल वेव रेक्टिफिकेशन बना दे। फॉर एग्जाम्पल 4 रेक्टिफायर कैन बी अरेंज इन हाई वोल्टेज पार्ट सो दैट द एक्सरे ट्यूब इज नेगेटिव एंड एनोड इज पॉजिटिव इन बोरिंग द हाफ वेव साइकिल। देखो पहले इसमें किन क्या D1 और D4 ये वर्क करेंगे फर्स्ट हाफ साइकिल में, और नेक्स्ट हाफ साइकिल में D2 और D3 वर्क करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो एंड आउटपुट होगा वो कैसा होगा, मतलब हर बार हर हाफ साइकिल में क्या होगा, करंट रिवर्स हो जाएगा, और जो है ना इलेक्ट्रॉन का आउटपुट है वो क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा एज़ कम्पेयर टू बाई डायरेक्शनल। ठीक है, तो यही चीज़ में बताया गया है ना। इसमें क्या होता है, व्हेन ट्रांसफॉर्मर इज नेगेटिव एंड वाई दिस व्हेन इज पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, हर बार करंट का फ्लो पहले ऐसे हो रहा था, फिर इसमें क्या हो जाता है, करंट का फ्लो उल्टा हो जाता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ द फुल वेव रेक्टिफिकेशन द ट्यूब करंट इज हायर इन करंट फ्लोज इन बोथ हाफ साइकिल। इंडोर की वजह से जो करंट होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। हाउ हाई आउटपुट एक्सरे जनरेटर। अब अपन हाई आउटपुट एक्सरे जनरेटर कैसे बना सकते हैं, पहले इसमें आता है 3 फेज जनरेटर। इन एक्सरे इमेजिंग इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव अ हाई एनर्जी आउटपुट इन शॉर्ट टाइम सो दैट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर मोशन इन मिनिमल। अपन को क्या चाहिए, कम से कम टाइम में अपन को हाई से हाई आउटपुट चाहिए। ठीक है, दिस कैन बी डन यूजिंग ऑफ द 3 फेज जनरेटर इन विच 3 वोल्टेज अप्लाई टू द एक्सरे ट्यूब इन 3 फेज। ठीक है, तो 3 फेज जनरेटर्स में क्या होता है अपने पास, जैसे मान लो अपन ने ये ठीक है, तो इसमें अगर मान लो अपन ने अगर 3 फेज जनरेटर बनाते हैं, तो 3 फेज जनरेटर के अंदर आपको पता है रिपल फैक्टर का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई रे है, तो एक मिनट, ठीक है, अब इसके अंदर अगर मान लो मेरे को 3 फेज जनरेटर बनाना है, तो इसमें एक तो अपना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, एक मिनट, इसमें अपना ही स्टार्ट हो जाएगा, एक तो इससे स्टार्ट हो गया है ना, दूसरा एक अपना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और तीसरा एक और अपना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके क्या होगा, जो एंड आउटपुट है वो इस टाइप से लीनियरली हाई आउटपुट आ जाएगा इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए अपन 3 फेज जनरेटर है, इसमें क्या होता है, 3 अलग अलग एंगल से जो रिपल्स होते हैं वो बनने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 3 सेपरेट वायर एंड स्टेप बाय द एक्सरे ट्रांसफॉर्मर विथ 3 सेपरेट वाइंडिंग। इसमें क्या होती है, 3 सेपरेट वाइंडिंग्स होती है और 3 सेपरेटेड आयरन कोर्स होता है। द वोल्टेज वेव फॉर्म इन ईच वायर इज स्लाइटली आउट ऑफ द फेज ऑफ ईच अदर सो दैट द वोल्टेज अक्रॉस द ट्यूब इज ऑलवेज देयर मैक्सिमम। ठीक है, सिंपल सी है, तो इसको बोलते हैं अपन 3 फेज 6 पल्स सिस्टम, क्योंकि इसमें हर बार क्या बनती है, 6 वोल्टेज पल्स बनती है। ठीक है, देख लो हर बार 6 वोल्टेज पल्स बन रही है। तो इसमें अपन अगर मान लो रिपल फैक्टर, तो रिपल फैक्टर्स का अपन का फॉर्मूला होता है, जैसे वी रिपल अगर अपन को निकालना है तो वो क्या कहलाता है, वी मैक्स है ना, जो मैक्स होता है अपॉन माइनस वी जो मिनिमम होता है अपॉन वी मैक्स इंटू अपन कर देते हैं इसको 100 से, इंटू क्या कर देते हैं अपन 100 से कर देते हैं, तो अपना क्या निकल आता है, ये वाला वोल्टेज का फैक्टर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये कितना होता है, 13 से 25% होता है सिस्टम का, तो इसकी वजह से अपन स्लाइटली डिले करते हैं, तो अपन को 3 फेज को कौन सा मिलता है, 12 पल्स सर्किट अपन को ऑब्टेंड हो जाता है। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये वोल्टेज साइकिल चल रही है, अपन ने रेक्टिफिकेशन लगाया, तो इसमें कैसा चल रहा है, लीनियर चल रहा है, तो ये क्या होता है, अपन को रिपल कम से कम रखना होता है। ठीक है, तो ये बता रहे इसमें हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर काम में आता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कांस्टेंट पोटेंशियल जनरेटर। कांस्टेंट पोटेंशियल जनरेटर क्या होता है, कांस्टेंट पोटेंशियल जनरेटर यूज़ क्या करते हैं, 3 वेज लाइन वोल्टेज, ठीक है, जो कि डायरेक्टली अपन अप्लाई करते हैं हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर पे। द हाई वोल्टेज जनरेटर इज थर्ड स्मूथन एंड रेगुलेटेड बाय द सर्किट इन्वॉल्विंग रेक्टिफायर कैपेसिटर एंड ट्रायोड वाल्व। ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि अपन जो हाई वोल्टेज जनरेट करते हैं इसको स्मूथ और रेगुलेट करा जाता है यूजिंग द कैपेसिटर लगाकर,
रेक्टिफाइड है ना, और ट्रायोड वेल्व्स लगाकर ये देखो एक कांस्टेंट अपन क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक वोल्टेज ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें रिपल फैक्टर क्या होता है, लेस देन 2% होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर अपन रिपल फैक्टर से अपन को 2% से भी कम का रखना है तो इसमें क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा काम में आता है, तो इसको कांस्टेंट बनाना ज़्यादा जरूरी है। और ये क्या होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल अपन नॉर्मल नहीं ले सकते, इसको अपन बहुत लार्ज होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव जनरेटर होता है, और इसका अपन सिर्फ स्पेशल एप्लीकेशंस में परफॉर्म कर सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स एज मच स्मॉलर द जनरेटर कांस्टेंट पोटेंशियल, द जनरेटर यूजेज अ सिंगल फेज लाइन वोल्टेज विच इज रेक्टिफाइड एंड स्मूथ एंड यूजिंग कैपेसिटर। अच्छा, जो सिंगल फेज वोल्टेज वगैरह होता है उनको अपन रेक्टिफाइड कर सकते हैं, उसको स्मूथ कर सकते हैं यूजिंग कैपेसिटर, और फीड कर सकते हैं चॉपर एंड इन्वर्टर सर्किट्स का एज अ रिजल्ट। अच्छा ठीक है, तो इसमें अपन ने क्या करा, यूजिंग द कैपेसिटर यूजिंग द इन्वर्टर्स, अपन ने क्या करा, जो डायरेक्ट करंट है इसको अपन ने हाई फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट में बदल दिया। इस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर ने इस हाई फ्रिक्वेंसी को लो फ्रिक्वेंसी में बदल दिया। अच्छा, हाई फ्रिक्वेंसी लो वोल्टेज एसी को हाई वोल्टेज एसी में बदल दिया, जिसको अपन ने रेक्टिफाइड करा और स्मूथ करा दिया नियरली हाई वोल्टेज पोटेंशियल। ठीक है, यही अपने बता रहे हैं। ठीक है, रेक्टिफाइड करके अपन ने इसको रिपल फैक्टर कम करा, उसमें अपन ने स्मूथ कांस्टेंट पोटेंशियल और हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जिसमें रिपल फैक्टर लेस देन 2% के आसपास पहुंच जाता है। इसमें क्या होता है, रिपल फैक्टर लेस देन 2% है। ठीक है, ये अपना लेस देन 2% आ जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये होता है रिड्यूस वेट एंड साइज। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर इसका वेट कम होता है, इसका साइज कम होता है। लो वोल्टेज रिपल होता है, लो वोल्टेज रिपल है तो अपना कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई होगा, ये नहीं अपना ज़्यादा है फिर कम हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसकी वजह से ग्रेटेस्ट अचीवेबल एफिशिएंसी फॉर एक्सरे प्रोडक्शन, एक्सरे प्रोडक्शन में ज़्यादा बेटर एफिशिएंसी होगी, और अपना एक्सरे आउटपुट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, और लास्ट अपना एक्सपोजर टाइम क्या होगा, सबसे अपना शॉर्ट होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिजिक्स ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन। फिजिक्स ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन क्या होता है, अब इसके अंदर क्या कौन सी रेज निकलती है, तो पहले क्या होता है, एक्सरे प्रोड्यूस करी जाती है। ठीक है, इसकी वजह से दो बीम निकलती है, एक तो ब्रह्मस्त्रलंग एक्सरे और दूसरी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। ठीक है, नेक्स्ट अपन का बात करते हैं ब्रह्मस्त्रलंग क्या होता है। तो ब्रह्मस्त्रलंग का मतलब होता है ब्रेकिंग रेडिएशन। ठीक है, इज अ रिजल्ट ऑफ रेडिएटिव कॉलिजन। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। मान लो न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के जब इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट हिट करता है तो वो इसकी वजह से क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, और इसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो कौन सी रेडिएशन निकालता है, रेडिएटिव कॉलिजन। ठीक है, इसमें अगर मान लो रेडिएशन की फॉर्म में निकल रहा है तो रेडिएटिव कॉलिजन है ना, और अगर पार्टिकल की फॉर्म में नहीं पार्टिकल कॉलिजन कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन व्हेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस गेट डिफ्लेक्टेड ऑन द पाथ बाय द एक्शन ऑफ कोलम्ब फोर्स। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो अपने पाथ से क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मान लो कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, एंड लूजेस एनर्जी एस ब्रह्मस्त्रलंग। अब इसकी वजह क्या होगा, यहाँ से उसकी एनर्जी लूज होगी, जो भी एनर्जी में चेंज, जो भी इसकी वेलोसिटी में चेंज होगा वो क्या होगा, एनर्जी में लॉस होगा, और वही अपनी क्या कहलाती है, ब्रह्मस्त्रलंग कहलाती है। इसके ऊपर ने क्या बताया था, मैक्सवेल जनरल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने बताया था। इस थ्योरी के अनुसार एनर्जी प्रोपोगेट करती है थ्रू द स्पेस बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, ये तो अपन को पता ही है कि एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या क्रॉस करती है, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स क्या करती है, आपस में परपेंडिकुलर रहती है, उसकी वजह से क्या होता है, ये वेव वैसे प्रोपोगेट करती है। अब इसकी वजह से दिस इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो एसोसिएटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अगर आगे कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके पीछे भी क्या होगी, एक ईएम वेव हो एसोसिएटेड होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, passes through the vicinity of the nucleus is suffer sudden deflection and acceleration। इसकी वजह से में डिफ्लेक्शन भी होगा और उसमें एक्सलेरेशन भी हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, द पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी इज डिसोसिएटेड एंड प्रोपोगेट टू द स्पेस एज इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी का पार्ट डिसोसिएट हो जाएगा और प्रोपोगेट कर जाएगा स्पेस में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, ये 3.8 है जिसके अंदर अपन को ब्रह्मस्त्रलंग का फॉर्मूला बता रखा है कि कैसे ब्रह्मस्त्रलंग निकल सकती है। ठीक है, next since the electron may have one or more brahmsत्रलंग interaction in the material and an interaction may result into partial or complete loss of electron energy, resulting brahmsत्रलंग photon may have a energy gap to the initial energy of the electron। अब अपने पास क्या होगा, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन के पास एक से ज़्यादा ब्रह्मस्त्रलंग इंटरेक्शन होता है तो इसकी वजह से या तो पार्शियल लॉस होगा या फिर कंप्लीट लॉस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी का। ठीक है, तो इसकी वजह से जो ब्रह्मस्त्रलंग की एनर्जी है, अगर मान लो कम्प्लीटली लॉस हो रहा है तो इसकी जो इनिशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की उसके बराबर हो जाएगी।
ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन आ रहा है और अपनी पूरी एनर्जी लग गई उसके अंदर, फिर एक और मान लो ब्रह्मस्त्र इंटरेक्शन हो गया, तो अब दो बार में करने में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। अब जो ब्रह्मस्त्र का फोटोन बनेगा उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर ही हो जाएगी। एट इलेक्ट्रॉन एनर्जी बिलो द 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एक्सरेज आर एमिटेड मोर और लेस इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सरेज एमिटेड होगी जो कि है ना ज़्यादा या लेस इक्वली होगी जो ऑल डायरेक्शंस में। काइनेटिक एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन की बढ़ती है तो डायरेक्शन ऑफ एक्सरे इमिशन बिटवीन इंक्रीजिंगली फॉरवर्ड। ठीक है, देयरफॉर ट्रांसमिशन टाइप टारगेट्स आर यूज इन मेगा वोल्टेज एक्सरे ट्यूब। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, जो मेगा वोल्टेज ट्यूब है उसके अंदर अपन ट्रांसमिशन टाइप यूज़ करते हैं, जिसमें अपन इलेक्ट्रॉन को टारगेट से बॉम्बार्ड कराते हैं एक साइड को, और एक्सरे अपनी अदर साइड से ऑब्टेन्ड हो जाती है। लो वोल्टेज एक्सरे ट्यूब में इट इज़ टेक्निकली एडवांटेज टू ऑब्टेन एक्सरे बीम ऑन द सेम साइड ऑफ द टारगेट। ठीक है, लो वोल्टेज के अंदर ये एडवांटेज है क्योंकि अपन को सेम साइड टारगेट मिले एट 90 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन बीम डायरेक्शन। द रेट ऑफ एनर्जी लॉस पर एटम बाय द इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर। जितनी एनर्जी लॉस हो रही है, ठीक है, जो अपनी एनर्जी लॉस हो रही है ये अपनी डिपेंड करती है स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर पे। जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर का स्क्वायर होगा उतना ही क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस को हिट करेगा, और उतना ही क्या होगा, देयर इज़ अ चांस कि वो एनर्जी में लॉस करे। तो यही अपन बोल रहे हैं, जितना ज़्यादा उसका एटॉमिक नंबर होगा उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, सबसे पहले जो एक्सरे प्रोडक्शन की एफिशिएंसी, एक तो एटॉमिक नंबर के पावर पे और दूसरा वोल्टेज पे ट्यूब कितना अप्लाई है। तो अपन एफिशिएंसी को रेशियो लेता है आउटपुट एनर्जी एमिटेड बाय द एक्सरे टू द इनपुट एनर्जी डिपॉजिटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये रेशियो होता है कि एक्सरेज की आउटपुट एनर्जी क्या है अपॉन इनपुट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ने कितनी रखी है। तो लगभग कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁻10 ZV। वोल्टेज वी को अपन वोल्टेज ले लेते हैं इन वोल्ट्स। ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन में टंगस्टन टारगेट क्या होती है, Z=74 फॉर इलेक्ट्रॉन एस्केलेटेड टू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लेस देन 1%। ठीक है, बस इसमें कुछ खास ही नहीं है। हाँ, ये अब ध्यान रखना कि इसमें 99% क्या होती है, हीट की फॉर्म में निकलती है। एफिशिएंसी क्या करती है, हाई एनर्जी एक्सरेज की इम्प्रूव करती है, और 30 to 95% एस्केलेटर बीम्स में पहुंचा देती है, डिपेंड करता है उसकी एनर्जी को लेकर। ठीक है, यही था अपना ब्रह्मस्त्र लंग एक्सरेज के बारे में। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे क्या बताता है, जब इलेक्ट्रॉन टारगेट पे मतलब हिट करता है तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसको अपन ने बताया गया इस वाले डायग्राम के अंदर। तो इसमें क्या बता रहा है, द इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, देखो इलेक्ट्रॉन अपनी क्या निकली, काइनेटिक एनर्जी E0 से निकला। इसने क्या करा, एटम से इंटरेक्ट करा टारगेट, और इसने क्या करा, यहाँ के जैसे मान लो इससे टारगेट से मिला, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर दिया। ठीक है, जैसे KLM इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वजह से एटम क्या हो गया, आयनाइज्ड हो गया। ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन जो रिसीड था कोलिजन की, इसको अपन ने फॉर्मूला लिख दिया E0 - E, जो भी एनर्जी का लॉस हुआ है ना इसको इंटरेक्शन करने में, अपॉन इनिशियल एनर्जी थी, इसका अपन डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो एनर्जी किसको मिली, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को मिलता है। पार्ट ऑफ डेल्टा इज प्लेंट इन ओवरकम एंड बाइंडिंग द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेस्ट इज कैरिड बाय द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, बाकी का जो एनर्जी का चेंज हुआ वो क्या हुआ कि भाई जो बाइंडिंग एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की वहाँ से ओवरकम करने में लग गई, और बाकी की बची हुई एनर्जी उसने क्या करी, इलेक्ट्रॉन को जेट करने में लगा दी। तो वहाँ पर क्या होगी, वैकेंसी क्रिएट हो गई। ठीक है, खाली हिस्सा क्रिएट हो गया यहाँ पर, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो बाहर के जो आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करे, वह उस खाली स्पेस को भरने के लिए क्या करे, हायर शेल से लोअर शेल में आने लगे। तो इसकी वजह से क्या हुई, एनर्जी रेडिएटेड हुई, किन की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। इसको अपन ने क्या कह दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन का मतलब द कैरेक्टरिस्टिक्स और एटम इन अ टारगेट ऑफ द शेल बाय विच ट्रांजिशन टुक प्लेस। इसमें क्या हो रहा है कि अलग अलग शेल्स बने हुए हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी टू लो एनर्जी आ रहे हैं। ठीक है, तो इट शुड बी नोटेड लाइक अनलाइक ब्रह्मस्त्र लंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज आर एमिट एट डिस्क्रीट एनर्जीज। इसमें जो एक्सरेज एमिट हो रही है वो क्या हो रही है, अलग अलग एनर्जीज पे निकल रही है। एंड द फोटोन एनर्जी, ठीक है, इसमें तो बस यही है कि भाई इसमें जो चेंज इन एनर्जी वो क्या है कि मतलब कि जैसे मान लो L शेल से K शेल में आ रही है, तो इसमें जो बीच का जो ट्रांजिशन स्टेट है ना, तो वही अपना कहलाया जाएगा, वही अपनी एनर्जी की फॉर्म में निकलेगा, वेयर EK एंड EL इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ K शेल एंड L शेल रेस्पेक्टिवली। ठीक है,
द थ्रेशोल्ड एनर्जी दैट एन इलेक्ट्रॉन मस्ट पोजेस इन ऑर्डर टू स्ट्रिप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम इज कॉल्ड क्रिटिकल एब्जॉर्प्शन एनर्जी। ठीक है, ये अपने एनर्जी अलग अलग दे रखी है कि किसके अंदर कितनी एनर्जी अपने लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरे एनर्जी स्पेक्ट्रा। एक्सरे एनर्जी स्पेक्ट्रा के बारे में बात करूँ तो अपने जो एक्सरे फोटोन्स होते हैं ये क्या प्रोड्यूस होता है, दे आर प्रोड्यूस बाय द एक्सरे मशीन और द हेट्रोजीनियस इन एनर्जी। ये एक्सरे फोटोन्स क्या होता है, एक्सरे मशीन में प्रोड्यूस होता है। तो एनर्जी स्पेक्ट्रम क्या दिखता है, इट इज़ द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज फॉर द ब्रैमस्टेलिंग फोटोन्स सुपर इम्पोज बाय द कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट एनर्जीज। ठीक है, तो इसमें अगर मान लो ग्राफ बनता भी है तो इसमें क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स और ब्रह्मस्टेलिंग दोनों का ही आ जाएगा, है ना। और इसकी वजह से क्या होगा, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पीक्स बनेंगे, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, पीक्स बनते हैं। इफ़ नो इनहेरिटेंट फिल्ट्रेशन और एडेड एंड द बीम इज अज्यूम्ड द कैलकुलेटेड एनर्जी स्पेक्ट्रम वुड बी द स्ट्रेट लाइन। अगर कोई अपन इनहेरिटेंट फिल्ट्रेशन, मतलब जो फिल्ट्रेशन क्या करता है, लो एनर्जी एक्सरेज को एब्जॉर्व कर देता है, अगर अपन वो नहीं लेते तो वो क्या बनेगा, देखो इसके अंदर ये लीनियर लाइन वाला ग्राफ बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है ये आई ई इज इक्वल्स टू के जेड ई एम माइनस ई। इसमें आई ई क्या होता है, इंटेंसिटी होता है फोटोन का जिसकी एनर्जी ई होती है, जेड अपना एटॉमिक नंबर होता है और ई एम अपना मैक्सिमम फोटोन एनर्जी कहला देता है और के अपना कांस्टेंट होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। आई ई इज इक्वल टू के जेड ई एम माइनस ई। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि भाई इसमें ई एम क्या होता है, ठीक है, ई क्या होता है और के क्या होता है। द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी ऑफ द ब्रह्मस्टेलिंग कैन इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। जो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी होती है ब्रह्मस्टेलिंग फोटोन की, वो किसके बराबर होती है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर होती है। द मैक्सिमम एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड वोल्ट एनोड इन अ पीक वोल्टेज। ठीक है, उसमें क्या बोलता है कि जो के होता है वो क्या होता है, किलो वोल्टेज पीक। किलो वोल्टेज पीक क्या होता है, ये होता है एनर्जी ऑफ वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। मान लो ये कैथोड है और ये अपनी एनोड है, इनके बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस पड़ रहा होगा उसको अपन क्या कह देते हैं, अपन के से डिनोट करते हैं। क्या डिपेंड करता है कि इसमें कितना डिफरेंस है। मान लो इसमें नेगेटिव चार्ज जितना होंगे अपॉन इसमें पॉजिटिव चार्ज जितना होंगे, तो इसमें क्या होगा, जितना डिफरेंस होगा वही इसका क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। द अनफिल्टर एनर्जी स्पेक्ट्रम डिस्कस प्रीवियसली इज मॉडिफाइड एज अ फोटोन इनहेरिटेंट फिल्ट्रेशन। ठीक है, अपन ने क्या लगा दिया, टारगेट्स लगा दिए, ग्लास वॉल लगा दिए, ट्यूब में 3 बेरिलियम की विंडो लगा दी। तो अब क्या होगा, इस यूजली इक्विवेलेंट टू 0.5 टू 0.1 1.0 mm एल्यूमिनियम। ठीक है, इसके अलावा एडिड फिल्ट्रेशन जो कि अपन ट्यूब्स में लगा देते हैं, जो कि मॉडिफाइड कर दी स्पेक्ट्रम। मतलब अब ये बता रहे हैं कि अपन ने डिफरेंट डिफरेंट फिल्ट्रेशन लगा दिए। ठीक है, फिल्ट्रेशन में अपने एक तो इनहेरिटेंट जो कि पहले से एक्सरे ट्यूब के अंदर होती है, जिसको अपन चेंज नहीं कर सकते, और दूसरा एडिड अपन ने अपनी तरफ से भी फिल्ट्रेशन लगा दिए। फिर उसमें क्या होता है, द पर्पस ऑफ एडिड फिल्ट्रेशन इज टू एनरिच द बीम विथ हाई एनर्जी फोटॉन्स इन अब्जॉर्बिंग द लो एनर्जी कंपोनेंट्स। तो मैं आपको ये पता होना चाहिए कि जो फिल्ट्रेशन होता है उसका ये एक ही काम होता है कि जो लो एनर्जी वाले फोटॉन्स होते हैं उनको तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो हाई एनर्जी वाले होते हैं उनको ये मतलब अपने अंदर से जाने देता है। जब फिल्ट्रेशन इंक्रीज हो जाता है तो ट्रांसमिट बीम हार्डेंस हो जाती है। ठीक है, अब इसकी वजह से जो एवरेज एनर्जी होती है वो बीम्स की ज़्यादा हो जाती है और उसकी वजह से ग्रेटर पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, एक दूसरा काम क्या होता है फिल्ट्रेशन का, इट इज़ अ वन वे ऑफ इम्प्रूविंग द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अ बीम। अपन क्या करते हैं, लो एनर्जी को जितना ज़्यादा हटाएंगे तो उसकी वजह से जो बाकी बीम्स होगी उनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इसकी वजह से क्या होगा, मशीन पे लोड पड़ेगा, मशीन पे मान लो हाई वोल्टेज लगेगा, तभी तो हाई स्पीड वाले वो फोटॉन्स निकलेंगे, तो वो करने के लिए अपना बहुत ज़्यादा वोल्टेज चला जाएगा। तो इसकी वजह से टोटल इंटेंसिटी ऑफ द बीम डिक्रीज विद इंक्रीज फिल्ट्रेशन इंक्रीज विद वोल्टेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है वोल्टेज और फिल्ट्रेशन का, जो कि अचीव करता है डिजायर्ड हार्डनिंग ऑफ द बीम एक्सेप्ट एंड एज वेल एज एक्सेप्टेबल इंटेंसिटी। इसकी वजह से क्या होता है, बीम में हार्डनिंग स्टार्ट हो जाती है और जो एक्सेप्टेबल इंटेंसिटी है वो अपन को अचीव हो जाती है। द शेप ऑफ द एक्सरे स्पेक्ट्रम इज रिजल्ट ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड ऑन द ट्यूब। ठीक है, अब ये क्या होता है, जो एक्सरे बीम का स्पेक्ट्रम बनाई कैसे बनाता है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एसी वोल्टेज कितना ट्यूब पे लग रहा है, मल्टीपल ब्रह्मस्टेलिंग इंटरेक्शन टारगेट के साथ कितना कर रहा है, और फिल्ट्रेशन क्या है बीम के अंदर। हाउएवर द एक्सरे ट्यूब वर एनर्जाइज एट अ कांस्टेंट पोटेंशियल। अगर अपन एक्सरे ट्यूब को कांस्टेंट पोटेंशियल पे एनर्जाइज करते हैं तो जो एक्सरे बीम बनेगी
वो भी हेट्रोजीनियस होगी इन एनर्जी में भी, क्योंकि क्या करता है, मल्टीपल ब्रेमस्टेल लंग प्रोसेस का, जो कि क्या करते हैं, डिफरेंट एनर्जी फोटॉन्स बनाते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सी चीज़ है। बिकॉज ऑफ द एक्सरे बीम हैज a स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज दैट डिपेंड ऑन वोल्टेज एज वेल एज फिल्ट्रेशन। अब इसमें क्या होता है, एक्सरे बीम के पास अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी का, जो कि डिपेंड करता है वोल्टेज पे और फिल्ट्रेशन पे। तो अपन क्या कर सकता है, अपने लिए मुश्किल पड़ता है कि अपन बीम की क्वालिटी को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, पेनिट्रेटिंग पावर और डिग्री ऑफ बीम हार्डनिंग में अपन इसको डिफ्रेंशिएट कर पाए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल रूम क्या बोलता है कि जो एवरेज एक्सरे एनर्जी होती है वो केवीपी का 1/3 या मैक्सिमम एनर्जी होती है। ठीक है, 1/3 rule is a approximation factor that filtration significantly alters the average energy। ठीक है, अपन ने एक अप्रोक्सीमेशन लगाया, क्योंकि अपन को पता है कि भाई जो फिल्टर होता है वो अपनी एवरेज एनर्जी को चेंज कर देता है। तो इसकी वजह से अनदर क्वांटिटी हाफ वैल्यू लेयर, हाफ वैल्यू लेयर का अंदर मतलब क्या मिलता है, अगर 100% एक्सरे जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर कितनी आ पाएगी, 50 आ पाए, तो वो क्या कहलाती है, हाफ वैल्यू लेयर। अगर कोई भी टिश्यू की लेंथ है, जिस टिश्यू पर जो एक्सरे बीम है वो अगर 50% पे चली जाए तो वो क्या कहलाती है, हाफ वैल्यू लेयर कहलाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इस सेक्शन में अपन ने क्या बताया, एक्सरे आउटपुट, फिलामेंट करंट, ट्यूब करंट और ट्यूब वोल्टेज अपन ने डिस्कस करे। आउटपुट अपन ने क्या कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आयनाइजेशन, है ना, एयर में कितना आयनाइजेशन प्रोड्यूस करा, तो इसको अपन नापते हैं एक्सपोजर से। एक्सपोजर क्या कहलाता है, इट इज़ द मेजर ऑफ आयनाइजेशन प्रोड्यूस पर यूनिट मास ऑफ एयर। ठीक है, यही अपनी एक्सपोजर की डेफिनेशन है। द फिलामेंट क्या करता है, एमिशन करता है इलेक्ट्रॉन्स का, और देयरफॉर ट्यूब करंट। ठीक है, इट इज़ अ टिपिकल रिलेशन। ठीक है, ये तो अपना एम्पियर्स के बीच में ये रिलेशन बताया गया, ट्यूब करंट, एम्पियर और फिलामेंट करंट के बीच में। और ये क्या करता है, स्मॉल करंट क्या करता है, रार चेंज कर देता है रिलेटिव एक्सपोजर रेट। ठीक है, छोटा सा भी फिलामेंट करंट एक्सपोजर रेट में काफ़ी चेंज कर देता है। और इसमें अपन एक्सपोजर रेट प्लॉटेड करें एक ट्यूब करंट से, तो अपन को रिलेशन क्या ऐसा बन रहा है, लीनियर। ठीक है, एक्सपोजर रेट और ट्यूब करंट के बीच में करा तो लीनियर आ रहा है, एक्सपोजर रेट और फिलामेंट करंट के बीच में करा, है ना, अच्छा फिलामेंट और वोल्टेज के बीच में करा तो इसके अंदर क्या हो रहा है, मच हायर वाला आ रहा है ना, और फिलामेंट करंट करो तो एकदम से सडन इंक्रीमेंट आ रहा है। इसी की तरह से ही है ना, डिपेंड ऑन फिल्ट्रेशन द आउटपुट ऑफ द एक्सपेरिमेंट अप्रोक्सीमेटली द स्क्वायर ऑफ किलो वोल्टेज। ठीक है, तो इसमें तो अपना कुछ खास था नहीं। चलो इसमें अपन की पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं। इसकी एक्सरे ट्यूब हाईली इवैक्यूएटेड होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एयर से इंटरेक्ट करने से रोकती है। चॉइस ऑफ द टंगस्टन खास बात होती है। कैथोड और एनोड दोनों टारगेट में प्रोड्यूस होता है। मेल्टिंग पॉइंट आपको याद रखना चाहिए 3370, एटॉमिक नंबर 74, है ना। और हीट जनरेटेड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, उसको रिमूव करना चाहिए यूजिंग द कॉपर एनोड। कॉपर को अपन हीट ट्रांसमिशन के लिए काम में लेते हैं। रोटेटिंग एनोड ले लेते हैं, फैन ले लेता है, ऑयल बाथ ले लेते हैं। ठीक है, तो ऑयल बाथ क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन से प्रोवाइड करता है और हीट को एब्जॉर्प्शन होने से रोकता है। द फंक्शन ऑफ हुडेड एनोड, द टंगस्टन एंड कॉपर शील्ड अराउंड द टारगेट। ठीक है, जो हुडेड एनोड होती है इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नॉन टारगेट कंपोनेंट्स को नहीं लगे, मतलब ट्यूब के और भी बाकी पार्ट्स को नहीं लगे, इसकी वजह से ये सब हुडेड एनोड टंगस्टन और कॉपर शील्ड लगाई जाती है। फोकल स्पॉट साइज ए को अपन ए इजिकल्स टू ए साइन थीटा से प्रेजेंट करते हैं। इसमें ए क्या होता है, साइड ऑफ एक्चुअल फोकल स्पॉट, थीटा होता है एंगल, और ये अपनी सिंपल सी बात है। पीक वोल्टेज क्या होती है, √2 इंटू लाइन वोल्टेज होती है। ठीक है, रेक्टिफायर क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में, और वे क्या कर सकते हैं, रिवर्स वोल्टेज अप टू द सर्टेन मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये खास बात है कि भाई वो क्या करता है, करंट को एक ही डायरेक्शन में रखता है और रिवर्स वाले को रोक के रखता है। एक्सरे आउटपुट एमएस को अपन 3 फेज पावर से कर सकते हैं, जबकि इसकी रिपल फैक्टर होता है 13 to 25%। 3 फेज 12 पल्स वाला जनरेटर अपन 3 to 10% के रिपल फैक्टर के साथ काम में लेते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर अपन रिपल फैक्टर लेस देन 2% भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सरे एक्सपोजर, ब्रह्मस्त्र लंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ब्रह्मस्त्र लंग के पास स्पेक्ट्रम होता है एनर्जी का। मैक्सिमम एनर्जी को हम न्यूमेरिकली इक्वल कर देते हैं। पीक वोल्टेज का एवरेज एनर्जी क्या होता है, 1/3 होता है मैक्सिमम एनर्जी का। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे क्या किसके पास क्या होती है, डिस्क्रीट एनर्जी होती है। ठीक है, और इनके अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डिंग द टारगेट, द मोर फॉरवर्ड द डायरेक्शन ऑफ एक्सरे एमिशन। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हायर एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसकी वजह से क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ेगा। तो एक्सरे प्रोडक्शन की एफिशिएंसी एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल होती है, और अपना टारगेट और वोल्टेज
है ना, ऑफ द एफिशिएंसी इज लेस देन 1%। अपनी एफिशिएंसी क्या होती है, 1% से लेस होती है फॉर एक्सरे ट्यूब इन ऑपरेटिंग एट 100 kV। 99% इनपुट एनर्जी हीट में ट्रांसफॉर्म होती है। और एफिशिएंसी क्या करती है, एस्केलेटेड बीम की 30 to 95% बना देती है डिपेंड अपॉन एनर्जी। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलती है, जो आउटपुट एक्सपोजर रेट है एक्सरे मशीन का, ये बड़ा सेंसिटिव होता है टू द फिलामेंट करंट। आउटपुट क्या होता है, इंक्रीज प्रोपोर्शनली विद द ट्यूब करंट अप्रोक्सीमेटली विद द स्क्वायर ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो इसी के साथ ही अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप मुझे ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ अपन मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक आप इसका रिवीजन करते रहें और मस्त रहें। थैंक यू।